गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर गद्य भाग के जो इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट वाला तो है पद्य भाग और सेकंड वाला है गद्य भाग, उसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि 10 चैप्टर पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश। अब इनके बारे में देखिए, हम इनका लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में करना है लेखक परिचय और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। क्या कह रहे हैं कि जन्म तो इनका कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में, लेकिन इन्होंने जो अपनी नौकरी की थी और अपना बचपन का या नौकरी का जो भी हिस्सा है वो ज़्यादातर हिस्सा इनका राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया और ये भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया? वसुधा पत्रिका से अपने आप को वहाँ जोड़ लिया। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से देखिए कौन कौन से हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ये इनके पुरस्कार है जो इन्हें मिले हुए हैं और इनका जो कहानी संग्रह वो 13 भागों में प्रकाशित हो चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। चितेरे, कुशल चितेरे यानी कि कुशल उनमें जैसे चैतन्य रखते हुए, कुशाग्र बुद्धि रखते हुए। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। रोचक किस्सा गोई यानी कि जो इनके जो कहानी किस्से हैं वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही रुचिकर हैं, जो हमें पसंद आते हैं। उस शैली में लिखे गए हैं। कहानी हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक यानी वाचाल वाली परंपरा को। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से तथा और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है। तो देखिए चैप्टर का जो सार होता है वो है, नेताजी का चश्मा चैप्टर है, उसकी एक कहानी समझा रहे हैं कि इस कहानी में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल होते हैं। और देश किससे बनता है? देश ये नहीं है सीमाओं से घिरे भूभाग से बनता है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पति और पशु पक्षियों से, इन सबके प्रेम से मिलकर देश बनता है। तो आगे देखिए बच्चों, तो ये चैप्टर है नेताजी का चश्मा। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए उनके बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ भी मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी।
कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इस तरह से नगर पालिकाएँ वहाँ कार्य करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से किस्से के बारे में है। अब देखिए क्या होता है इसमें, क्या है प्रतिमा में कमी और क्या उस किस्से की जो पूरी कहानी लिखी गई है उसके बारे में है। पूरी बात तो यह पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का शासनावधि समाप्त होने की निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखिए मूर्ति के बारे में है कि किस तरह से कोई मूर्ति वहाँ लगवानी थी और वो किसको क्या कार्य सौंपा गया था। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे को चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक यानी जैसे कुटिल सी मुस्कान फैल गई, मतलब उनको कि ये वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ये क्या होता है कि जो हालदार साहब थे वो वहाँ आए तो उनको जैसे ऐसा लगा कि किसका दिमाग चला होगा इस चीज़ में कि मूर्ति तो असली वैसी है पत्थर की, लेकिन उनका चश्मा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय यानी उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, बहुत अच्छा कार्य किया है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक यानी कि उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं पहन सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दयनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। कौतूहल यानी कि उनकी जिज्ञासा जो थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि अब मैं किससे पूछ के अपनी ये जिज्ञासा ख़त्म करूं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था।
वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद भी थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यहाँ उसका चित्रण किया गया है कि वो कैसा दिखता था और कैसे उसने अपने बत्ती सी यानी सारे दांत दिखाते हुए हंसकर कहा कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है ये सारे काम। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक यानी उसका कस्टमर आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि वो क्यों चेंज कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई कस्टमर आ गया, उसको चौड़े चौखट वाला चाहिए था चश्मा। यहाँ से कैप्टन ने उसको बदल दिया और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना दिया। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत यानी दुखी भी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम को दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो मास्टर कौन था? जो मूर्तिकार था वो मास्टर था। उसने चश्मा बनाना वो भूल गया था। तो जो चश्मे का जो फ्रेम जो बनाता था उसका मालिक था, उसको सही नहीं लगता था। जो चश्मे के दुकान का मालिक था उसको सही नहीं लगता था कि नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं है, तो वो अपनी छोटी सी दुकान से नया फ्रेम लाकर उनको नेताजी को पहना देता था। तो आगे देखिए, और भी इंटरेस्टेड लगेगी तो हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। थैंक यू बच्चों।